नमस्ते। प्रोफेसर अभय दुबे साहब के साथ हमारी जो साप्ताहिक बातचीत होती है उसमें इस अंक में आपका स्वागत है। पॉलिटिकली बहुत सी चीजें चल रही हैं। कर्नाटक का इलेक्शन सामने है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट भी निकाल दी है। अभी बीजेपी की लिस्ट नहीं निकली है। कुछ लोग इधर से टूट के उधर जा रहे हैं, उधर से टूट के इधर आ रहे हैं। इन सबके बीच कल एक अप्रत्याशित, मैं इसलिए अप्रत्याशित कहूंगा कि जब सेशन खत्म हो गया, लोकसभा का सत्र समाप्त हो गया, उसके बाद कल शरद पवार साहब अडानी जी का जो टीवी है एनडीटीवी, उस पे आते हैं और शरद पवार साहब एक जो इंटरव्यू देते हैं उसमें वो जेपीसी की मांग को खारिज करते हैं और उनका कहना है कि मांग ठीक नहीं है। फिर वो टाटा बिरला और अंबानी अडानी का कुछ करने लगते हैं और कहीं पे वो ऐसा लगा कि अडानी जी को डिफेंड करते हुए नजर आए। प्रोफेसर, मैं इसलिए क्योंकि आज जहां पे विपक्ष की एकता और ये सब बात चल रही है उसमें शरद पवार एक बहुत इंपॉर्टेंट धुरी हैं। इसका क्या ये दोस्ती है अडानी जी की जिसकी वजह से आके उनको इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, या इसका विपक्ष की राजनीति के में और भी कुछ ऐसा निहित स्वार्थ है जो हम लोग शायद ऊपर से नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, वो स्पष्ट रूप से अडानी का समर्थन कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से अडानी का बचाव कर रहे हैं। इसमें कोई हम लोगों को संदेह होना ही नहीं चाहिए। और उनकी जो थीम है, यानी जो उन्होंने बात कही है, वो बात वही है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता कहते रहे हैं। मुझे तो इसके अंदर कोई अंतर नजर आता नहीं। और उनके इस कदम से विपक्ष की एकता को बहुत बड़ा धक्का लगा है, मैं ये मानता हूँ। वो बड़ी हस्ती हैं, बड़े नेता हैं और बुजुर्ग भी हैं और बहुत बुद्धिमान और कुशल भी माने जाते हैं। अगर वो अडानी के मसले को खारिज कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि वो कांग्रेस की और विपक्ष की अन्य पार्टियों की इस रणनीति के कायल नहीं है कि अडानी के मसले को ट्रिगर पॉइंट बनाया जा सकता है विपक्ष की एकता का और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ाने के लिए। तो अगर इस तरीके से विपक्ष की कतारों से लोग, जैसे अभी शरद पवार हटे हैं, मान लीजिए कोई और हट जाता है, ममता बनर्जी पहले से इस मसले को लेकर सुस्त हैं, अखिलेश भी इस मसले को लेकर सुस्त हैं, तो अगर इस तरीके से लोग हटेंगे उससे, तो फिर अडानी का मसला कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं बन पाएगा। केवल कांग्रेस के बनाए तो बनेगा नहीं, उसके अंदर तो सभी विपक्षियों को एक होना पड़ेगा। तो मुझे तो इस अडानी मसले का विपक्ष की राजनीति के केंद्र के तौर पर इसका भविष्य अब शरद पवार के इस रवैये के बाद में मुझे बहुत उज्जवल नहीं लगता। जी प्रोफेसर साहब, एक चीज और मैं इसलिए आपसे क्लियर कर लूं, मेरी जो समझ में आया है, ये उन्होंने, देखिए शरद पवार साहब ऐसे नहीं है कि ऑफ द कफ कुछ बोल रहे हैं। वो जो भी बोलते हैं उसका एक मतलब होता है। सत्र के बाद अगर उन्होंने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस जो है वो बिना बात के जेपीसी की बात को लेके पूरा सत्र खराब किया, वो उस पे भी एक तरह से इनडायरेक्टली उसको, उस बात को भी उसमें भी बल दे रहे हैं। दूसरा, वो एक अजीब सी बात कह रहे हैं जो मुझे अजीब बचपने जैसी लगी। वो कह रहे हैं कि जेपीसी में तो हरदम सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा रहते हैं। अरे ये तो पुरानी जेपीसी में भी सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा रहते थे। तो उससे तो वो कुछ जो दलीलें भी दे रहे हैं वो बहुत ही कमजोर सी दलीलें हैं। देखिए, जेपीसी बनने का मतलब ये नहीं है कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई निर्णय दे देगी। ये मान के हम लोग जेपीसी बनाने की हम लोग सोच रहे हैं कि शायद जेपीसी बनेगी तो सत्ता पक्ष के खिलाफ निर्णय दे देंगे, और नहीं जेपीसी बनने का ये मतलब है कि जेपीसी बनते ही सरकार की पराजय हो जाती है। ऐसा नहीं। संयुक्त संसदीय समिति बनती है, जाहिर है कि जो सांसदों की संख्या भाजपा की ज्यादा है तो उसके 60% से ज्यादा सदस्य भाजपा के ही होंगे। तो भाजपा का जेपीसी के अंदर बहुमत होगा और भाजपा के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पास करा लेना या किसी निर्णय पर पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होगा जेपीसी में। लेकिन जेपीसी का महत्व विपक्षी राजनीति के लिए केवल इतना ही नहीं है। जेपीसी का महत्व यह है कि उसमें रोज गवाहियां होंगी, रोज पूछताछ होगी, संयुक्त संसदीय समिति दोबारा जांच करेगी और अडानी के मसले पर राजनीतिक चर्चा होगी। संयुक्त संसदीय समिति का मतलब है अडानी के मसले पर राजनीतिक चर्चा को प्रतिदिन ताजा करना। यह महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अडानी के मसले को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेगी, वो उसको तकनीकी दृष्टिकोण से देखेगी। सरकार का रवैया यही है कि तकनीकी चर्चा उसके ऊपर होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अडानी ने अकाउंटेंसी फ्रॉड किया कि नहीं किया, उन्होंने किस तरीके से अपने शेयरों की कीमत बढ़ाई, इन सब बात, और उसमें सेबी का रोल क्या रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देखेगी। संयुक्त संसदीय कमेटी तो इसके राजनीतिक पहलुओं पर विचार करेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। रोज राजनीतिक पहलू, किसी न किसी पहलू पे विचार होगा, किसी न किसी गवाही होगी, कोई ना कोई चर्चा होगी, फिर वो मीडिया में बात आएगी, लगातार ये बात बहस के दौर में रहेगी। ये है संयुक्त संसदीय समिति की का महत्व। और पवार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। पवार अच्छी तरह समझते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति बन जाने से मसला पूरी तरीके से राजनीतिक हो जाएगा, और फिर इस मसले को देश की अन्य समस्याओं से जुड़ने में कोई रोक नहीं पाएगा। तो मुझे तो लगता यह है कि इस वक्त पवार वो भूमिका निभा रहे हैं जो भूमिका 2019 के चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने निभाई थी। आपको ध्यान होगा, मुलायम सिंह यादव ने संसद में भी खड़े हुए नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दे दी थी, और वो हर जगह भी इस तरह की बात कह रहे थे। तकरीबन वही भूमिका शरद पवार की है इस वक्त जी। और एक और भूमिका मुलायम सिंह जी का, क्योंकि मुझे भी ताज्जुब हुआ था, एक बार और ऐसा हुआ था जब बिहार का, अगर आपको याद हो, महागठबंधन बन गया था, मुलायम सिंह जी उसके कन्वीनर थे, और लास्ट मिनट मोदी जी जाके सिफई जाते हैं, और एक कोई शादी ब्याह उनके घर पे रहता है कुछ, उसके बाद वो विड्रॉ कर जाते हैं, और फिर अपने सारे, उन्होंने बिहार में सब जगह उन्होंने एमएलए के प्रत्याशी। मैं अडानी जी पे मेरा एक और प्रश्न है, लेकिन उस पर आने से पहले मैं एक चीज जरा और समझ लूं महाराष्ट्र के उससे, क्योंकि एक घटना और हुई महाराष्ट्र में। सावरकर की बात को लेके उद्धव ठाकरे ने अपनी रिजर्वेशंस कहे, और फिर ये शरद पवार थे जो उसमें इंटरवीन किए, और कांग्रेस की तरफ से कहा गया ठीक है भाई हम लोग उसको नहीं बात करेंगे उसकी, और कांग्रेस ने कई उसमें डिलीट भी किए हैं अपने कुछ ट्वीट। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे इसको, और कांग्रेस भी इसको बचाने की कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो भी आपस में बिकरिंग है, लेकिन अब शरद पवार जी का रोल भी थोड़ा अंडर स्कैनर तो आ ही गया है। वो दो हिस्सों में बांट के कर रहे हैं इस काम को। जी देखिए, शरद पवार, एक तो महाराष्ट्र की राजनीति है जहां पर सावरकर का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उन्होंने उस पर हस्तक्षेप किया, और ठीक ही हस्तक्षेप किया शरद पवार ने, क्योंकि अगर राहुल गांधी बार बार सावरकर का मुद्दा उठाते रहेंगे तो फिर वो महाराष्ट्र का जो गठजोड़ है उसमें दिक्कतें पैदा होंगी। मैं मानता नहीं हूं कि उस मुद्दे की वजह से महाराष्ट्र का गठजोड़ टूटेगा, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ तो उसके अंदर उलझने पैदा होंगी, क्योंकि शिवसेना को बुरा लगेगा और कुछ महाराष्ट्रियन को बुरा लगता है, क्योंकि सावरकर का महत्व महाराष्ट्र की राजनीति के लिए है। इसलिए शरद पवार ने कहा था कि ये अब कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए उसका महत्व है, कांग्रेस को इसको उठाना बंद करना चाहिए। ये उनकी ठीक हिदायत थी, और कांग्रेस ने समझा भी इस बात को, और उन्होंने कदम भी पीछे हटाया, जैसा कि अभी आपने बताया भी। लेकिन अडानी का मसला कोई महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ या महाराष्ट्र के गठजोड़ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो विपक्ष की एकता से जुड़ा हुआ मसला है। ये तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को हवा देने के लिए कोई विपक्ष को एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, उस ट्रिगर पॉइंट का मसला है ये। तो ये एक इस तरह की चीज है जो जिसके ऊपर विपक्ष की एकता जरूरी है। सभी लोग उत्साहपूर्वक जब तक इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जी प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज और देख रहा हूं, मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि इसका, जैसे आपने कहा ना, एक पॉलिटिकल पक्ष है अडानी जी का, जहां पे विपक्षी उसके उसकी चारों तरफ रैली अराउंड कर रहे हैं। एक नया खुलासा 2-3 दिन पहले और हुआ है जो रवि नायर जी ने किया है। वो जो पीएमसी नाम की कंपनी है, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस तरह से, जिसमें चीनी जो वो है मॉरिस चेंग जो है उसके वो हैं, और ये अडानी जी के साथ 2004 से इन लोगों के गहरे संबंध हैं। ये अडानी जी की प्रेमिसेस से काम, और ये सारे खुलासे आ गए हैं पब्लिक डोमेन में। मैंने कल एक उस पे रवि नायर के साथ एक लंबा इंटरव्यू भी किया। अब चीन के साथ इनके संबंध बिल्कुल उजागर हो गए हैं। तो क्या ये, क्योंकि अब इस समय अडानी जी और स्कैनर पे आ रहे हैं, चीन का मतलब आप हमारी सामरिक दृष्टि से सब दृष्टि, तो वो मैं पीएमसी पे भी थोड़ा आपका समझना चाहूंगा। चीन के साथ अडानी जी के रिश्ते हैं, और हिंदुस्तान के ज्यादातर जो इनके पोर्ट जो अडानी जी के पास हैं, जो इनका रेल इंफ्रा मुद्रा, रेलवे रोड इंफ्रा मुद्रा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन महाराष्ट्र, ये सब वो चीनी कंपनी के हाथ में दिए हुए हैं। यहां तक कि जो सैलो बन रहे हैं, साइलोज बन रहे हैं पंजाब और हरियाणा में, वो भी वही चीनी कंपनी बना रही है।
इस पे भी जरा समझना चाहेंगे। जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उनकी सांसदी गई थी, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा था कि जो शेल कंपनी के अंदर 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, उसके साथ उस व्यक्ति का क्या ताल्लुक है जो कि चीनी नागरिक है। इसके ऊपर सब लोग चुप हैं। और उन्होंने रक्षा मंत्रालय के ऊपर दबाव डाला था, रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि इस मामले में सफाई दे। तो कांग्रेस तो लगातार इस बात को कह रही है, लेकिन एक बात नहीं मैं समझ पा रहा हूं, और मैं पहले पब्लिक इंडिया के मंच पर भी मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो कहती है और संसद में भी कहती है, और टीवी वगैरह पे भी उनके प्रवक्ता इस बात को लगातार कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, विधानसभा के मंच पे भी ये बात कही गई है। लेकिन अदानी वाले मसले पर जनता को समझाने के लिए कोई अलग से कोई लिखत पढ़त में कोई कैंपेन चलाने की योजना में ये लोग नहीं दिख रहे हैं। जब पिछले दिनों मैंने कई बार इस मसले को उठाया तो मुझसे एक पत्रकार ने ये कहा कि कांग्रेस ने इस काम को दूसरे चरण के लिए सुरक्षित रखा है। तो ये पहला चरण कब तक चलेगा, और पहला चरण कौन सा है और दूसरा चरण कौन सा है, ये मेरी समझ से बाहर है। भाई अभी तो आपके पास 10 महीने हैं, केवल 10 महीने का मतलब ये है कि आपके पास व्यवहारिक रूप से 6 महीने हैं। इन्हीं 6 महीने में आपको कुछ एंटी इनकम्बेंसी को अगर आगे बढ़ाना है, अगर मोदी के खिलाफ कोई तगड़ी जनता के बीच में पेशबंदी करनी है, सरकार के खिलाफ जो स्वाभाविक रूप से कुछ नाराजगी होती है, उस नाराजगी को अगर आगे बढ़ाना है और उसको अदानी के मुद्दे से जोड़ना है, इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है, तो बहुत कम समय रह गया है। प्रतिदिन समय घटता जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त दोनों पक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष सरकार के ऊपर अदानी के मसले के जरिए आरोप लगा रहा है और मोदी जी विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। जनता के पास ये दोनों आरोप जा रहे हैं। जनता किसके आरोप पे यकीन करेगी, ये देखने की बात है। इसलिए अगर उसने कहीं मोदी के आरोप पे यकीन कर लिया जनता ने, तो विपक्ष का चुनाव परिणाम 2019 से भी ज्यादा बुरा होने वाला है। तो देखिए, ये अदानी का मसला और भ्रष्टाचार का मसला, ये तो करो या मरो वाला मसला बन गया है। जी मोदी ने भी उसको वैसे ही बनाया है, विपक्ष ने भी बनाने में उसको योगदान किया है। तो इस मसले के ऊपर कदम पीछे हटाना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। इसीलिए मुझे शरद पवार के वक्तव्य से काफी निराशा हुई। मुझे लगता है कि जो लोग चाहते हैं कि इस देश में विपक्ष की राजनीति थोड़ी मजबूत हो, उन्हें शरद पवार ने मेरे ख्याल से इस वक्तव्य के जरिए निराश किया। जी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हर आदमी अपना अपना शायद पक्ष देख के कर रहा है। शरद पवार जी का ये आता है तो तुरंत रिएक्शन में, देखिए कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। रिएक्शन कहां से आया? महुआ मोइत्रा की तरफ से। और उन्होंने एक तुरंत बहुत तीखा, जल्दी ये हमला होता नहीं है वो विपक्ष। खैर, मैं एक चीज और जरा आपसे समझना चाह रहा था। मोदी जी की इधर जो भाषा है उसमें तो संयम नहीं रहे, पहले कभी भी संयम नहीं था, लेकिन इधर संयम वो और खोते जा रहे हैं। जैसे एक उन्होंने बात कही कि मेरी सुपारी दी गई है। उधर जो अमित शाह हैं वो तो खैर उनसे कुछ उम्मीद करना ही गड़बड़ है, लेकिन अगर मंच से कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आए तो उल्टा करके सीधा कर देंगे, ये बहुत ही गली के लोगों की भाषा है। ये तो मतलब इवन इस डिस्कोर्स में अगर बच्चे भी बात कर रहे हो तो वो नहीं करते हैं। मैं थोड़ा इसको, ये क्या हो गया है, क्यों इनको यही भाषा के लिए चुनाव शुरू हो गया है। देखिए अब आनंद जी, भाजपा के लिए चुनाव शुरू हो गया है। उन्होंने बिल्कुल चुनावी पेशबंदी करनी शुरू कर दी और वो उसी तरीके से बोल रहे हैं। उनकी हर रैली अब चुनाव रैली है। हर वक्तव्य जो है वो चुनाव के दौरान दिया, चुनावी मुहिम के दौरान दिया गया वक्तव्य, उसी तरीके से सारी पेशबंदी कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि कर्नाटक के चुनाव में जब मोदी जी उतरेंगे तब वो पूरी तरीके से कर्नाटक के चुनाव को इस तरह लड़ेंगे जैसे कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो। कर्नाटक में भाजपा की हालत पतली है। भाजपा के खिलाफ जनता की बहुत नाराजगी है। 97 से लेकर 60% लोग कह रहे हैं कि सरकार को बदलना है। और भाजपा के लोग मोदी से उम्मीद करते हैं कि मोदी जाएंगे वहां पर पूरी धारा पलट देंगे। और येदियुरप्पा में और मुंबई के बीच में झगड़ा है, तो मोदी जी ने इसके लिए फार्मूला ये निकाला है कि मंच पे दोनों को साथ में लेकर खड़े होंगे। झगड़ा खत्म नहीं कर पा रहे हैं,
इसलिए सोचते हैं कि एक तरफ मुंबई खड़े हों और एक तरफ येदियुरप्पा खड़े हों और उसके बाद वो भाषण दें। इस तरीके से एक भाजपा का एक एकताबद्ध चेहरा जनता को दिखाई दे, तो वहां पर वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों को सामने लाएंगे। विपक्ष के ऊपर एक बार फिर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाएंगे। कर्नाटक में तो भ्रष्टाचार का मुद्दा और भी ज्यादा प्रबल है। उनको तो 40% की सरकार कहा जा रहा है, भाजपा की सरकार को पे सीएम कहा जा रहा है। तो वहां पे जाके वो विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे मोदी जी। और वो देखिए, कर्नाटक के चुनाव को बिल्कुल इस तरीके से देखिए कि लोकसभा के चुनाव का अंग है, उसको केवल विधानसभा चुनाव की तरह मत देखिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं कर्नाटक का बताऊं, मेरे एक मित्र भी बहुत मेरे घनिष्ठ हैं, बहुत वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और बहुत से पत्रकार लोग हैं या जनरल लोगों से बात करिए, वहां एक और बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के बारे में तो नहीं, लेकिन वो उनका कहना है कि जितने सेंट्रल से मंत्री आएंगे और जितना ये सब भ्रष्टाचार बोलेंगे, उनका भले ही एक वोट कम, उनके वोट कम होंगे। लोग इस समय नहीं सुनना चाह रहे हैं आपसे, मतलब इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। एक ये भी बात है ग्राउंड पे थोड़ा सा। नहीं, मैं ऐसी बात को कह रहा था, आपने उसको और उसकी तस्दीक कर दी। कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव के केंद्र में है, और जिस तरीके से विपक्ष ने पेशबंदी की है भाजपा सरकार के मुकाबले, उसमें भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बिल्कुल सामने आया है। पोस्टर भी उसी तरीके से लगाए गए। तो अभी तो मैं मानता हूं कि मोदी की इस बात पे कोई विधानसभा चुनाव में यकीन नहीं करेगा, लेकिन मोदी को इस बात की ज्यादा परवाह तो है कि कोई वो कहा भी है उन्होंने भाजपा के स्थापना दिवस पर, कोई चुनाव नहीं हारना है। परवाह तो है, कर्नाटक का चुनाव अगर हार गए तो भाजपा की उससे बेइज्जती होगी और भाजपा की दावेदारी कमजोर होगी। लेकिन मोदी इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है, वैसे ही जनता दल एस का जो वोटर है, जो मुख्य तौर पर एक गैर कांग्रेसी वोटर है, वो लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ झुक जाता है, चला जाता है। पिछली बार भी जो भाजपा को ज्यादा सीटें कर्नाटक में मिली थी, उसका यही कारण था कि जनता दल एस के वोटर ने जनता दल एस को ही वोट नहीं दिया। देवगौड़ा अपना चुनाव हार गए, कुमारस्वामी के बेटे को भी चुनाव हारना पड़ा। तो ये सब जो स्थितियां बनती हैं, मोदी जी को इस बात के बारे में पहले से पता है, इसलिए वो कर्नाटक के चुनाव को भी लोकसभा चुनाव के रिहर्सल के तौर पे लड़ेंगे। और देखिए, यही रवैया राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखाया जाएगा। जो साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, ये तीनों अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, वहां भी यही दृष्टिकोण लेके वहां भी चुनावी मुहिम में ये लोग उतरेंगे। तो सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो लोकसभा चुनाव का रिहर्सल है। प्रोफेसर साहब, एक चीज और मैं देख रहा हूं, और मैं अलग अलग चीजों को जरा एक जगह मिला के फिर आपसे पूछ रहा हूं। सारा हमला इस समय केंद्रित है राहुल गांधी के ऊपर। एक तरफ जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं बादशाहत है, और वो राहुल गांधी, अच्छा वो बादशाहत की बात वो करते हैं, खैर। दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद जब आते हैं तो गुलाम नबी आजाद भी सारा वो अपना मन की भड़ास राहुल गांधी पे निकालते हैं, कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी पे। कहते हैं मैं 24 कैरेट का, मैं अकेला कांग्रेसी, वो अपने को कांग्रेसी अभी भी मानते हैं। तीसरी तरफ अमित शाह साहब जो हैं वो हर जगह परिवारवाद, कल भी यूपी में आए आजमगढ़, परिवारवाद। हालांकि कन्हैया उसका जवाब ठीक देता है। कन्हैया जी कहते हैं कि भाई जय शाह ने कौन सा यूपीएससी का एग्जाम पास करके बीसीसीआई, वो उनको वही उनके लायक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो ये लोग और जो इस तरह के लोग जो हमला राहुल गांधी पे कर रहे हैं, तो क्या वो कहीं ना कहीं से कोशिश ये है कि मोदी बनाम राहुल उसको बनाने की कोशिश है? देखिए, ये मोदी बनाम राहुल की चर्चा मीडिया में काफी चलती है, और कुछ इस तरीके से बात को पेश किया जाता है जैसे कि भाजपा मोदी बनाम राहुल बना देना चाहती है। मुझे लगता है कांग्रेस भी चाहती है इसको। मैंने इस दृष्टि से भी सोच के देखा है, कांग्रेस को भी इसमें कोई खास ऐतराज नहीं होगा कि मोदी के मुकाबले राहुल गांधी की शख्सियत खड़ी हो। इससे कांग्रेस को अगले चुनाव में नहीं, लेकिन आने वाले चुनाव में लाभ हो सकता है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने किया क्या? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया कि जो कि भारत के प्रति चिंतित है, और वो स्थानीय किस्म की राजनीतिक आग्रह हैं, उनकी वजह से वो अपनी उन चिंताओं में संशोधन करने वाला नहीं है, अपनी प्राथमिकताएं बदलने वाला नहीं है। तो जिस तरह नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करते हैं, उसी तरह राहुल गांधी भी पूरे देश को संबोधित करना चाहते हैं। राहुल गांधी की भी शैली वही है तकरीबन। वो मोदी तो, अगर राहुल बनाम मोदी होता है तो इसके ऊपर मोदी को हो सकता है इसमें लाभ दिखाई पड़ता हो,
लेकिन राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि मोदी के बाद अगर कोई किसी दूसरे नेता किसी दूसरे नेता का नाम हो तो उनका नाम हो। तो ये दोनों तरफ से कोशिश है एक तरह की। मोदी को लगता है इससे उनको बहुत लाभ है, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई और अदानी जैसा मुद्दा कोई ट्रिगर पॉइंट बन गया तो उसका लाभ राहुल गांधी को भी बहुत हो सकता है। अब मैं एक चीज और, क्योंकि इधर एक दो प्रश्न फिर से एक साथ, मीडिया वन जो केरल का एक चैनल था उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब वर्डिक्ट दिया और उनका लाइसेंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 हफ्ते के अंदर आ जाए और 2 घंटे के अंदर उनको उनका लाइसेंस रिन्यू हो गया। साथ में उसमें काफी बातें भी सीजीआई ने कही हैं और प्रेस के पक्ष में कहा है और उसकी जरूरत डेमोक्रेसी के लिए कितनी है इस पे जोर दिया है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1 अप्रैल से सरकार भी अब एक कानून लेके आ रही है जिसमें सरकार अपने हाथ में पूरी तरह से ये रख रही है कि कौन सी न्यूज फेक है कौन सी नहीं, ये सरकार की एजेंसी ही बताएगी। आने वाला समय, एक तरफ मीडिया वन है, कुछ पत्रकार कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत आसानी है, दूसरी तरफ सरकार है। आने वाला समय मीडिया एज सच के लिए इन जनरल, कोई नेसेसरली प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला और है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 वक्तव्य दिए हैं जिनको हमें रेखांकित करना चाहिए। एक तो ये वक्तव्य दिया है मीडिया वन वाला, एक और सुप्रीम कोर्ट ने वक्तव्य दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि वहां पर उत्तर भारत से जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनको हैंग किया जा रहा है, उनको लटकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिना शर्त माफी मांगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनका ट्वीट झूठ था। तो इससे सरकार जिस तरह से मीडिया का दमन करने के लिए बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती है, दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने एक और अवलोकन किया है कि ये सरकार जो सीलबंद लिफाफे में सब चीजें पेश करती है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जरूरत होगी, सीलबंद होना सुप्रीम कोर्ट के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। ये जो वादी होता है जिसके खिलाफ सरकार लड़ रही है, ये उसके लिए उसके अधिकार का हनन होता है कि अगर आप सारी अपने कागजात जो है सीलबंद लिफाफे में पेश करें। तो ये सब मोदी सरकार की नई प्रवृत्तियां हैं। ये पहले भारत सरकार इस रवैये का इस्तेमाल नहीं करती थी। आपने सुना नहीं होगा पहले कभी भारत सरकार सीलबंद लिफाफे का सुप्रीम कोर्ट में इतना इस्तेमाल करती हो। इसी तरीके से ट्वीट के जरिए झूठ फैलाना ताकि तमिलनाडु की सरकार गड़बड़ा जाए और उत्तर भारत के साथ में उसका अंतर्विरोध जो है और तीखा हो जाए, इस तरह का झूठा ट्वीट करना और फिर मीडिया के दमन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक तैयार शुदा हथियार, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक नाजुक मसला है, होली काऊ है, तो ये सब करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों चीजों की आलोचना की है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया का ज्यादा बड़ा हिस्सा पहले से ही सरकार के समर्थन में आ चुका है, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि 100% मीडिया सरकार के समर्थन में आ जाए, इसलिए लगातार वो अपना दबाव जारी किए हुए हैं। लेकिन 100% तो कभी कोई समर्थन होता नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें संतोष करना चाहिए जितना सरकार को मीडिया समर्थन दे रहा है। भारत के इतिहास में कभी भी मीडिया ने सरकार को इतना समर्थन नहीं दिया जी। मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जाता है, मोदी जी की किसी भी बात के ऊपर कोई आपत्ति नहीं की जाती है, मोदी की किसी बात की समीक्षा नहीं की जाती है, मोदी जी की गलतियों की कोई बखिया नहीं उधेड़ी जाती है। मीडिया उनको एक खास तरह का, मीडिया उनसे एक विशेष किस्म का व्यवहार करता है, वो उनकी तरफ से लगातार आंखें बंद किए रहता है। मोदी जी कभी भी चुनावी संहिता का उल्लंघन नहीं करते अपने वक्तव्यों द्वारा, बाकी सब लोग चुनावी संहिता का उल्लंघन करते। तो इस तरीके से पूरा मीडिया जो है वो मोदीमय हो चुका है। अब पता नहीं मोदी जी मीडिया से और क्या चाहते हैं। जी, मैं चलते एक मेरा अंतिम प्रश्न है और वो इसलिए है कि अभी हाल के दिनों में शशि थरूर साहब ने एक एडवाइस किया है जयशंकर साहब को। शशि थरूर की एडवाइस को आप ऐसे नहीं कर सकते, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत दिन रहे हैं, यूएन में बहुत दिन रहे हैं, और उसका रेफरेंस पॉइंट ये था कि जो हमारे जयशंकर जी हर चीज में रिएक्शन करते हैं, हर चीज में रिएक्शन करते हैं, जैसे होता है ना प्लेइंग फॉर गैलरीज। और हाल के दिनों में एक घटना जो हुई कि अमृतपाल वाले उसमें मसले में यूनाइटेड किंगडम में कुछ सरदार जी लोगों ने वहां प्रदर्शन किया हमारी एम्बेसी पे, उसके रिएक्शन में हम लोग ने तुरंत यहाँ पे उनकी सुरक्षा हटा ली। तो उसमें शशि थरूर का कहना है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में आप इस तरह से रिएक्शनरी होकर काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा धैर्य और उसका परिचय देना चाहिए। इस पे भी एक करके फिर हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत के लार्जर इंटरेस्ट की बात है। नहीं, आपकी बात सही है, जयशंकर जी बहुत बोलते हैं,
और इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी आदरणीय वेद प्रताप वैदिक अब हम लोगों के बीच में नहीं है। वेद प्रताप वैदिक से जब मेरी बातचीत हुई थी, उनके निधन के काफी पहले की बात है, मेरे ख्याल से निधन के शायद 7-8 महीने पहले की बात होगी। तब भी उन्होंने कहा था कि भाई ये जयशंकर को क्या हो गया है, वो क्योंकि वेद प्रताप वैदिक अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बड़ी महारत रखते थे, तो उन्होंने इस मसले को लेकर जयशंकर को आड़े हाथों लिया है। जिस तरीके से वो लगातार बोलते रहते हैं, लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, विदेश मंत्री की भूमिका निभाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वो ज्यादा बोलते हैं कुछ, और ये एक ऐसे विदेश मंत्री हैं जो अपने पिछले विदेश मंत्रियों के रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो उनके मुकाबले बहुत ज्यादा बोलने वाले विदेश मंत्री हैं, और ऐसे मसलों के ऊपर भी बोलते हैं जिन पे उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। और ये मोदी सरकार में, वैसे एक और बात है, मोदी सरकार में बोलने वाले मंत्रियों की संख्या काफी कम है। अनुराग ठाकुर बोलते हैं, जयशंकर बोलते हैं, निर्मला सीतारमन बोलती हैं, उसके बाद बहुत से मंत्री तो ऐसे हैं जब उनके मंत्रालय से संबंधित वक्तव्य भी नहीं कभी सामने आते। नहीं, दो लोग और, स्मृति ईरानी जी और किरण रिजिजू जी, ये भी स्मृति ईरानी बोलती हैं। स्मृति ईरानी अब कम बोलने लगी हैं, पहले ज्यादा बोलती थी। और किरण रिजिजू बहुत बोलते हैं। तो ये कुछ लोग हैं बोलते हैं, बाकी मंत्रालय तो मोदी जी का चुप ही रहता है। वैसे ये बताइए, ये ज्यादा बोलते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि भाई मेरा नंबर बढ़ गया, कि ये इनसे कहा जाता होगा कि आपका ये रोल है, और थोड़ा जो गैलरीज जिसको बोलते हैं कि थोड़े जो आपकी बातें हैं इसके अंदर, एक तो ये है कि सरकार के रणनीतिकारों की इनसे कुछ अपेक्षाएं होंगी, और उन अपेक्षाओं के मुताबिक इनको कोई भूमिका दी गई होगी, तो वो उस भूमिका का निर्वाह करते हैं। दूसरे व्यक्ति की अपनी आत्म छवि भी होती है, कुछ लोगों में प्रवृत्ति होती है ज्यादा उत्साह से हर बात में आगे बढ़ना, बोलना। कुछ लोग पीछे रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को अपनी आवाज ज्यादा प्यारी होती है, बहुत से पत्रकारों को भी अपनी आवाज ज्यादा प्यारी होती है, शायद हम सब लोगों को अपनी आवाज ज्यादा प्यारी है। तो ये अलग अलग लोगों की प्रवृत्तियां भी होती हैं। और ये भी बात आपकी सही है कि सरकार की तरफ से इन लोगों को कुछ खास तरह की भूमिकाएं भी दी हुई हैं, और उन भूमिकाओं का ये लोग निर्वाह करते हैं। देखिए, इनमें से बहुत से लोग जो है अखबारों में लेख भी लिखते हैं। जी जी जी, आपने देखा होगा कि ये भी प्रवृत्ति मोदी सरकार के दौरान ही शुरू हुई है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, और दूसरे कई मंत्री हो, और भाजपा के प्रवक्ता लोग भी अंग्रेजी के अखबारों में आपको लेख लिखते हुए मिलेंगे। जी जी, इनके लेख भी आते हैं। तो ये सब मोदी सरकार ने सब नई चीजों की शुरुआत की। देखिए, वो जहां बैठे हैं तो आप उनका मन करेगा तो फ्रेंच और जर्मन में भी लेख लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।